और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस पे। स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स पब्लिकेशन के आपको सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर फॉर्म में मिलने वाले हैं, यानी वन लाइनर फॉर्म में। और ये आपको बता दें जीके जीएस का एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। और उसके बाद इसमें आकर्षण बिंदु क्या है, इसमें सब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिए गए हैं। देखिए, इसमें विविध सामान्य ज्ञान मिल रहा है, फिर शिक्षा लोक संस्कृति ये भी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट पूरा। और वहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट करा रहा हूँ, और उसके साथ जो है भारतीय संविधान भी कंप्लीट करा चुका हूँ, विश्व तथा भारत के इतिहास भी कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज हम जो है इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था का। उसके बाद जो है हम विश्व व भारत का भूगोल देखेंगे। प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा। देखिए, साइंस भी पहले ही अपलोड हो चुका है, तो कुछ ही बाकी है, इनको भी आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो बने रहे प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथियों, प्रीवियस वीडियो में ये सब पहले ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो उसको भी विजिट करके ज़रूर देखें, जिससे आपको फिर देखिए कितना बेहतरीन टॉपिक वाइज कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं इसमें। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगे रिवीजन के लिए। और आपको बताएं, सभी सब्जेक्ट के मैराथन वीडियो भी पड़े हुए हैं, उसको भी चैनल पे विजिट करें और ज़रूर देखें और उसका फ़ायदा ज़रूर लें। अब आज हम प्यारे साथियों में डिस्कस करने वाले हैं तृतीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। यानी तृतीय क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, या टर्सरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत में जीडीपी का सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, भारत में जीडीपी का तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। कहा जाता है जैसे जैसे हमारा जो अर्थव्यवस्था बढ़ती है, उसी तरह किसका जीडीपी में किसका सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एफडीआई जो है क्रमशः सिंगापुर से, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर मॉरिशस से आ रहा है। सबसे अधिक एफडीआई कहाँ, फॉरेन डायरेक्ट रिफरेंस, तो बताओ सिंगापुर, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे मॉरिशस। अब बात करते हैं, कभी कभी मॉरिशस भी पहले नंबर पे आ जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, संचार, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट ये सब आते हैं तृतीय क्षेत्र में। अब बात करें, भारत की जीडीपी का सर्वाधिक योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का ही है। अब तृतीय क्षेत्र में हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर देते हैं प्यारे साथियों। देखिए, भारत में सर्वप्रथम विदेशी पूंजी का सहयोग से बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई, जो क्या रही, असफल हुई थी। अब बात वहीं करते हैं। अब कब हुई, 1770 ईस्वी में। अब वहीं बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है स्थापित हुए। अब तीनों प्रेसिडेंसियों का नाम याद करता है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी अब देखिए 1806, 1840, 1843 में। ये चीज़ें इसमें स्क्रीन, जिसको लगता है कि आपको नहीं याद है या इम्पोर्टेंट फील होता है, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें। 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर 1921 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। इनके 3 बैंकों के मिश्रण से बना था। अब बात करते हैं सीमित देयता के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था, तो आप बताओ, अवध कॉमर्शियल। भारतीयों द्वारा जब कहा जाए तो अवध कॉमर्शियल बैंक था 1881 में। अब वही पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी को जो है पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था 1894 ईस्वी में। और किसने इसको स्थापित किया था, लाला लाजपत राय ने इसकी महत्वपूर्ण योगदान दिया था स्थापित करने में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम मार्च 1949 में पारित किया गया था। अब हम बात करते हैं भारत में स्थापित पहला विदेशी बैंक जो है कि शाखा कौन था, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था। ये ब्रिटेन ने इसको स्थापित किया था। बने रहे प्यारे साथियों। वही देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ, कोच्चि एसबीआई ने मैं था पहला तैरता हुआ एटीएम। वहीं इंग्लैंड में भारतीय बैंक को सर्वाधिक शाखाएं हैं। भारतीय बैंकों के इंग्लैंड में जो भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं इंग्लैंड में भी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय सिक्कों का निर्गमन करता है। करेंसी नोटों पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। देश का पहला मोबाइल बैंक क्या है, लक्ष्मी वाहिनी बैंक क्या है, पहला मोबाइल बैंक है, चलने फिरने वाला बैंक। आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु सुझाव दिया। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत
1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसकी चुकता पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए चुकता पूंजी थी। अब बात करते हैं 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। वहीं आरबीआई का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप बताओगे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और ये पूंजी इसकी कितनी थी? 5 करोड़ थी चुकता पूंजी। जबकि दूसरे गवर्नर जनरल कौन हुए? जेम्स टेलर हुए 1837 में। किसकी सिफारिश पर? ये देखिए इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना है। हिल्टन तथा यंग की उसमें सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम और तृतीय गवर्नर जो कौन हुए? सीडी देशमुख हुए, यानी प्रथम भारतीय कहा जाएगा स्वतंत्र भारत का। तो आप बताओगे सीडी देशमुख थे स्वतंत्र भारत के। कब? 43 से 49 के बीच रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था। अब बात करते हैं भारत के वर्तमान 25वें गवर्नर कौन हुए? आप बताओगे, शक्तिकांत दास हुए। अब बात करते हैं आरबीआई का मुख्य कार्य नोटों का जो है निर्गमन, साख नियंत्रण कार्य, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना तथा सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करना। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो है 1 जुलाई से शुरू होता है। कितने? 1 जुलाई से 30 जून तक। ये याद करना है क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। अब बात करते हैं आरबीआई में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अब रिजर्व बैंक के कार्य देख लेते हैं प्यारे साथियों। ये न्यूनतम निधि पद्धति का प्रयोग करता है करेंसी के लिए, और वहीं 1957 से कर रहा है, जिसके तहत रिजर्व बैंक के रूप में बैंक के पास 200 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, जिससे स्वर्ण के रूप में 115 करोड़, और जो बचा जो है वो जो है गवर्नमेंट बॉन्ड व किसी भी रूप में रख सकते हैं। आरबीआई साख नियंत्रण व नियमन के लिए 2 प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है, परिमाणात्मक साख नियंत्रण व गुणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के तहत बैंक दर में परिवर्तन या सीआरआर, एसएलआर या खुले बाजार क्रियाएं होती हैं। बने रहे प्यारे साथियों। अब बैंकिंग शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है। रेपो रेट वह दर है जिस पर जो है रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को क्या ऋण देता है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। अब वही उल्टा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। जब बैंकों से उधार लेता है उसे बोलते हैं रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया इसने। देखो रेपो रेट क्या होता है? बैंकों को दे रहा है, बैंक जब आरबीआई देंगे उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यानी इसका कहते हैं, इसको आरआर बोलते हैं और इसे ट्रिपल आर बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तीनों। एसएलआर का पूरा नाम सांविधिक तरलता अनुपात है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये देखिए लिखा भी हुआ है। इसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत हिस्सा सदैव अपने पास स्वर्ण, नकदी व सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, सरकारी बॉन्ड के रूप में रखना होता है। इसे बोलते हैं एसएलआर। ये बार बार बीच में चेंज होते रहते हैं। एसएलआर कितना होता है, ये सब चीज़ें जो करंट के विषय हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जिसके तहत अनुसूचित बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ भाग रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। देखिए एसएलआर होता है खुद के पास रखना है, जबकि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है। तरलता में कमी या वृद्धि के लिए कार्य करता है कौन सा? सीआरआर। अब बात करते हैं पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट के तहत बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण प्रदान कर सकता है, फिर कह सकते हो प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। गिल्ड एज मार्केट क्या है? इस प्रकार का सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, एक प्रकार का बाजार है। क्या है? सरकारी प्रतिभूति या सरकारी बॉन्ड का बाजार को ही बोलते हैं गिल्ड एज मार्केट कहा जाता है। बैंक दर वह दर है जिसके दर नीचे बैंक किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दे जाता है, उसे बोलते हैं बैंक दर। यानी बैंक दर से ज़्यादा तो ले सकते हैं लेकिन दर से कम पर ऋण नहीं दे सकते हैं। अर्थात वैध चेक का समय जारी करने के बाद 3 माह तक होता है। उसके बाद चेक की गतावधि पुराना चेक कहते हैं, इसे गतावधि पुराना चेक कहते हैं। कॉल मनी मार्केट किसे कहा जाता है? अत्यधिक अल्प अवधि वाला फंड बाजार जो है होता है, जिसमें ऋण देने वाला लेने वाला 1 से 14 दिन के लिए, कॉल मनी किसे कहते हैं? जब 1 से 14 दिन के लिए ऋण दिया जाता है उसे कॉल मनी कहा जाता है। जबकि स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी
जो है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, जबकि नेफ्ट का पूरा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, जिसका प्रयोग 2005 से पैसे हस्तांतरण, पैसे ट्रांसफ़र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आरटीजीएस भी आपने सुना होगा। आरटीजीएस जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, जो मनी ट्रांसफ़र का सबसे तीव्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसके तहत जो है 2 लाख से अधिक धनराशि दूसरे 2 लाख से अधिक बेचना है तो आपको आरटीजीएस करवाना होता है। आईएफएससी कोड एक प्रकार का 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इस पर इतना, जो बैंकों के पते से संबंधित होता है। बताइए, इसमें ब्रांच कोड वगैरह हर चीज़ें इसमें नंबर से डिनोट की जाती है। एनपीए का होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसका तात्पर्य है किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक समय तक नहीं किया गया हो, उसे एनपीए कहा जाता है। जैसे किसी ने उधार ले लिया और साल भर तक ब्याज भी नहीं दिया, 180 दिन तक मूलधन भी कुछ नहीं दिया, तो इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। ट्रेजरी बिल क्या है? आरबीआई द्वारा सरकार को अल्पावधि के ऋण प्रदान करने के लिए जारी होते हैं। 14, 91, 180 दिन, 365 दिन होते हैं ट्रेजरी बिल। क्या ट्रेजरी बिल भारतीय सरकार द्वारा अल्पावधि के लिए जो है ऋण प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है, इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ये आपका याद कर लेना है। 14 दिन के लिए, 91 दिन के लिए, 180, 365 सबको याद कर लेना है। बेसेल मानक संबंध में बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों के नियमों से है, जिसका वार्षिक बैठक जो है स्विट्जरलैंड में के बेसेल शहर में अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में होता है। अब बात करते हैं आरबीआई बेसल 3 मानकों को पूरी तरह लागू करने का समय सीमा 31 मार्च 2019 रखा था, जबकि बेसल फर्स्ट का मानक जो है 1988 तय किए गए थे। एटीएम का ऑटोमेटेड, देखिए ऑटोमेटिक ना याद कीजिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका विकास जो है जॉन शेफर्ड वायरन ने किया था। किसने? जॉन फेसर शेफर्ड वायरन। ये आपको याद जरूर कर लेना है, ये साइंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अब भारत में पहली बार एचएसबीसी बैंक 1987 में मुंबई में स्थापित हुआ, जो हांगकांग एंड संघाई बैंक है। एचएसबीसी हांगकांग एंड संघाई बैंक इसका फुल फॉर्म है, बैंक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। बैंकों को सावधि जमा 10 वर्षों के लिए किया शुभ कहा, सावधि मतलब होता है फिक्स जमा जो होता है 10 वर्षों के लिए शुभ कहा जाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक। अब वाणिज्यिक बैंक को चर्चा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में हुई। स्टेट बैंक 7 सहयोगी बैंक थे, जिनका विलय 1 अप्रैल 2007 को एसबीआई के साथ हो गया था। अब बात करते हैं, एसबीआई ने सर्वप्रथम 2008 में जो है बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय हुआ। एसबीआई में किसका? बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय 2008 में। वहीं एसबीआई की स्थापना की संस्कृति जो है एडी गौरेवाला समिति ने किया था। एसबीआई बैंक की स्थापना समिति किसने? एडी गौरेवाला ने किया था। वहीं 19 जुलाई 1959 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी कुल जमाएं क्या है 50 करोड़ थी। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? लक्ष्मीकांत झा थे। पहली बार जब राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों को, उस समय जो थे आरबीआई गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे। और कितना करोड़ पूंजी थी सभी बैंकों मिलाकर? 50 करोड़ थी। और ये डेट याद कर लेना है। और दूसरी बार जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी कुल जमाएं 200 करोड़ थी। 80 में देखिए 11 सालों बाद जो है फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया, और दोनों राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने ही किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को हुई, जबकि 1987 में केलकर की सिफारिश पर जो है नया ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया। इस 1975 में हुई, 1987 में कहा गया अब नया कोई ग्रामीण बैंक नहीं खोला जाएगा, ये केलकर ने कहा था। अब बात करें सिक्किम और गोवा, 2 ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। ग्रामीण बैंकों की पूंजी 50% योगदान केंद्र सरकार का, जबकि 35% योगदान जो है प्रायोजक बैंक का, और 15% जो है ये राज्य सरकार। जो प्रायोजक बैंक जैसे हम लोग कहेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का है कोई ग्रामीण बैंक, तो 35% पंजाब नेशनल बैंक का होगा, और आप देखिए 50% केंद्र का और 15% राज्य का होगा, जिस राज्य में वो खुलेगा। राष्ट्रीय आवास एनएचबी की स्थापना 1988 में हुई, जो आरबीआई का स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जिसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। एनएचबी जो है किसकी स्वामित्व है? तो बताओ आरबीआई का है। अब एचबी बैंक की बात कर लेते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई, जिसका मुख्यालय क्या है? एग्जिम बैंक का मुंबई में है।
अब नाबार्ड का पूरा नाम जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, जो कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कौन कराता है? तो बताओ, नाबार्ड कराता है। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कब? 12 जुलाई 1982 को किसका नाबार्ड की स्थापना किया गया? बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो 1 अप्रैल 2016 को गठित किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष उन्हें विनोद राय थे। बैंकिंग लोकपाल योजना जो है 1985 में आई, जिसका कार्य ग्राहकों को शिकायत का निदान करना है। बैंकिंग लोकपाल का कार्य। मुद्रा बैंक का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई, जिसके तहत जो है शिशु, तरुण व किशोर 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। शिशु, तरुण, किशोर। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई, जिसका विलय SBI में हो गया। अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में शामिल है, उसे कहा जाता है अनुसूचित बैंक। भारत में म्यूचुअल फंड की सर्वोच्च संस्था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, UTI, जिसकी स्थापना 1964 में हुई, UTI की। अब हम बात कर लेते हैं और भी चीज़ें जो है। मुद्रा अवमूल्यन कब कब हुई? अब बात करते हैं। देखिए, किसी देश का मुद्रा का सापेक्ष अपनी बाह्य मुद्रा में गिरावट करना तथा आंतरिक मूल्य को स्थिर रखना ही क्या कहलाता था? अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। भारतीय मूल्य के अवमूल्यन अभी तक कितनी बार? 3 बार हो चुका है। कब? पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और 1991 में। आप जानते हैं इसमें। और उसके बाद 3 ही बार जो अवमूल्यन मीन्स क्या होता है कि मूल्य, अपने रुपये का मूल्य या पैसे का मूल्य क्या करता है ना, घटा देना विदेशी मुद्रा के तुलना में। 1966 में अवमूल्यन करके 35%, जबकि 1991 में जो लगभग 24% तक का अवमूल्यन किया गया था, यानी 1 रुपये की वैल्यू किया है 64% कर दी गई थी। मुद्रा या मनी की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। मूल्य के माध्यम से मूल्यों का संचय साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। आप देखते हो मुद्रा या विनिमय, किसी से सामान लेते हो तो क्या देते हो? पैसे दे देते हो। बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी विनिमय पत्र का एक प्रकार का साख या ऐच्छिक मुद्रा, एक प्रकार का ऐच्छिक मुद्रा। आपकी इच्छा हो तो चेक ले, अन्यथा ना ले। बैंक ड्राफ्ट आप लेना चाहे तो ले, अन्यथा ना ले। सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी वह होता है जिसका आंतरिक धातुक मूल्य उनके अंकित मूल्य से कम होता है, उसे बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा बोला जाता है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी किसे बोलते हैं? शीघ्र पलायन, मतलब पता चला आज यहाँ कल वहाँ, शीघ्र पलायन करने की थी तो उसे हॉट मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा जिनकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है, जो विकसित देशों की मुद्रा होती है। हार्ड करेंसी किसे बोलते हैं? जिनकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, जैसे डॉलर्स वगैरह हैं। भारतीय मुद्रा का एक विधिग्राह्य मुद्रा है, अर्थात कानूनी रूप से वैध मुद्रा है रुपया। सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1861 में पेपर करेंसी एक्ट के तहत जो है निर्गमित किया गया था, जबकि भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुआ? 1957 में। 17 भाषाओं का उल्लेख भारतीय नोटों में है। सिक्योरिटी प्रेस मिल जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित, जबकि बैंक नोट प्रेस कहाँ? देवास में स्थित है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, जबकि करेंसी नोट जो है कहाँ? नासिक में स्थित। करेंसी नोट कहाँ? करेंसी नोट हैदराबाद। वही बिटकॉइन एक प्रकार का द्वितीय यानी डिजिटल मुद्रा है, करेंसी है, जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, जिसका आविष्कार सातोशी नाको कहते हैं कि सातोशी नाकामोटो ने किया था। किसका? डिजिटल मुद्रा जिसे कहते हैं बिटकॉइन को, या क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी सबसे छोटी इकाई क्या है? पातोशी है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। सतोशी की जगह पातोशी कर दिया गया है। अब बात करते हैं पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करने के लिए जो है जारी करना विमुद्रीकरण कहलाता। देखिए विमुद्रीकरण 2016 में हुआ था। 8 नवंबर 2016 को 500 तथा 1000 के नोट वो अल्लाह हुआ इसके लिए, लेकिन सरकार ने ऐसा किया। अभी देखो 2000 के नोट भी बंद हो गई। अब बात करते हैं मुद्रा संचरण की अवधारणा क्या है। यमोन जनता के पास नकदी और बैंकों के पास मांग जमा और रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमाएं, ये क्या कहलाती है? यमोन कहलाती हैं। अब वहीं पर यमोन क्या होता? यम2 क्या होता है? यमोन प्लस डाक घरों का बचत जमाएं जितनी होती है यम2 कहलाती हैं। यम2
मुद्रा कहलाती हैं। और M3 कहलाती हैं M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं क्या कहलाती हैं, M3 कहलाती हैं। जबकि M4 क्या कहलाती है, M4 जो है M3। और डाकघरों के समग्र जमाएं, डाकघर में जितने समग्र जमाएं हैं, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चीज़ें याद कर लेना, संचरण की बात याद कर लेना। M1 जो है सर्वाधिक तरल व संकुचित मुद्रा मापक है, जो M3 सर्वाधिक अंतरल व व्यापक मुद्रा है। M3 क्या सबसे व्यापक मुद्रा कौन सा है, M की। देखिए सभी बैंकों का सभी सावधि जमाएं क्या होती हैं किसके अंदर, M3 के अंदर। M1 तो सब में है, बस M4 में M1 नहीं है। और M3 क्या है, सबसे संकुचित मुद्रा व्यापक है, जबकि M3 क्या है सर्वाधिक अंतरल व्यापक मुद्रा समूह है, कौन सा, तो M3। आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का कारण क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। अब मुद्रा परिवर्तन के कारण जान लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के 4 कारण है। एक मुद्रा स्फीति होता है, दूसरा मुद्रा संकुचन होता है, तीसरा रिफ्लेक्शन, और चौथा जो है डिसइंफ्लेक्शन जो होता है। ये सब क्या है, मुद्रा के जो है परिवर्तन के कारण होते हैं। अब मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन का किसे कहा जाता है कि मूल्य की अर्थ जो है मूल्य में वृद्धि से है, अतः वस्तुओं के उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होती है, जो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की यानी कहा जा सकता है करेंसी के मूल्य घट जाए जबकि वस्तुओं की मूल्य बढ़ जाए, उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति जो है सर्वाधिक लाभ जो है ऋणी को होता है, जबकि कृषक भी जो है लाभान्वित होते हैं और आयात में वृद्धि होती है। कौन ऋणी होता है, पता चलता है कि उसमें रुपये का मूल्य घट जाता है, लेकिन देना तो उतना है आपको जितना आपने उधार लिया था। भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है मापा जाता है। मुद्रास्फीति विकसित देशों में मुद्रास्फीति जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के आधार पर मापा जाता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना जो है श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति रोकने के लिए जबरदस्ती मुद्रा का संकुचन करना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। मुद्रास्फीति को जबरदस्ती रोकना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। मुद्रा संकुचन है मुद्रास्फीति, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं की मूल्य घट जाती है, इसे डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। अब वही मुद्रा संकुचन जो है बेरोजगारी और मंदी के कारण होती है। बेरोजगारी और मंदी के कारण क्या होता है, चीज़ें की मांग घट जाती है, उसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें, देखिए बीमा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना सितंबर 1956 में हुई। साधारण जीवन बीमा निगम यानी GIC की स्थापना जो है 1972 में होता है। LIC की कब हुई, 56 में, जबकि GIC की कब, तो बताऊंगा 1972 में। अब बात करते हैं बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना जो है या बताएंगे 1999 में 19 अप्रैल के तहत 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। IRDA यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ पर, हैदराबाद में है। NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो किसी योजना के अंतर्गत लोगों को जमा स्वीकार करती है तथा ऋण दे सकती है। वर्तमान में NBFC की ब्याज दर जो है 11% वार्षिक ब्याज दर है। NBFC का नियंत्रण RBI करती है। इसे व्हाइट लेवल ATM का संचालन NBFC द्वारा होता। व्हाइट लेवल ATM का कौन करता है, तो बताओ NBFC द्वारा। अब DIGC के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा धनराशि पर बीमा कवर देता है। अब बात करते हैं DICGC की स्थापना जुलाई 1978 में हुई थी। बैंक जमा राशि जिसके 5 लाख रुपए तक बीमा कवर देता है। 2022-20 से जो है पहले यह 1 लाख रुपए जो है जमा राशि स्वीकार कर सकता था। बैंक दिवालिया होने पर यह जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक का राशि प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, आगे देखिए पूंजी बाजार व शेयर बाजार के बारे में बात करते हैं। शेयर बाजार द्वितीय श्रेणी का बाजार है, क्योंकि यहाँ पुरानी वस्तुओं का ट्रेड होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई, और भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार है कौन सा, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या राष्ट्रीय शेयर बाजार जो है। इसकी स्थापना याद करें 1992 में,
और सबसे बड़ा शेयर बाजार आप बताओगे तो BNSE है। मुंबई स्टॉक यानी BSE की स्थापना यानी बॉम्बे जिसे कहा जाता है 1875 में हुआ। और सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है तो आप बताओगे BSE ही है। और वही सेंसेक्स की बात करते हैं, BSE का सूचकांक है जो 30 शेयरों का है, जिसकी रचना जो है 1986 में हुई थी। अब वहीं पर बात करते हैं डॉलेक्स और बैंकेक्स सूचकांक भी जो है BSE के, यानी BSE ही इसको ऑपरेट करती है, जबकि निफ्टी 50 शेयरों का जो है वाला NSE का सूचकांक। देखिए निफ्टी किसके अंतर्गत कार्य करती है तो बताओगे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कार्य करती है। BSE राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है, 100 शेयर इसमें धारक होते हैं। भारत का प्रथम ऑनलाइन सुविधा वाला जो है कंप्यूटराइज एक्सचेंज OTCEI है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जो प्रथम ऑनलाइन सुविधा वाला कंप्यूटराइज एक्सचेंज बैंक है। अब बात करें रेजिडेक्स भूमि मूल्य उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए जो है आवास बैंक ने 2007 में इसको सूचकांक को जारी किया था, रेजिडेक्स भूमि मूल्य का उतार चढ़ाव जानने के लिए। वर्तमान में 2021 में 23 स्टॉक, कितने टोटल स्टॉक एक्सचेंज है आप बताओ? 23 है, पहले 24 थे, एक बंद हो गया कानपुर वाला। एम्स्टर्डम नीदरलैंड विश्व का पहला शेयर बाजार बना था, कौन सा विश्व का पहला है तो बताओगे एम्स्टर्डम या नीदरलैंड। अब बात करते हैं विभिन्न देशों के सूचकांकों के बारे में जान लेते हैं। देखिए निक्की कहाँ का है, टोक्यो का एक्सचेंज है, जबकि डो जोन्स कहाँ पर है तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज है। नॉस्डॉक कहाँ है तो आप बताओ अमेरिका का है, जबकि कोस्पी कहाँ का है तो कोरिया का है। सिमेक्स कहाँ है तो सिंगापुर का, जबकि फ्रैंकफर्ट कहाँ पर तो आप बताओगे जर्मनी का है। RTX कहाँ का है तो रूस का, जबकि मेडेक्स कहाँ का है तो बताओगे इटली का है मेडेक्स। अब प्यारे साथियों भारत में कमोडिटी या वायदा बाजार, भारत में 4 प्रकार के जो है कमोडिटी यानी बस एक्सचेंज बाजार है। कमोडिटी खाद्य पदार्थों व कच्चे तेल व धातुओं से संबंधित बाजार को कहा जाता है कमोडिटी एक्सचेंज बाजार। भारत में सबसे बड़ा कमोडिटी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है MCX मुंबई में है। और वहीं सबसे पुराना कमोडिटी एक्सचेंज क्या है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज NMCX अहमदाबाद में है। और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना 2009 में किया गया था। अब बात करते हैं इसमें सेबी के बारे में बात करते हैं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसका पूरा नाम भारतीय और वैसे शॉर्ट में से सेबी कहा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। आप बताओ इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी शेयर बाजार का नियंत्रण करने वाला सर्वोच्च संस्था जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि चीज़ें आप रिवाइज कर पाएँ। मैं जूम कर दे रहा हूँ। सेबी का कार्य प्रतिभूतियों के इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना था। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होते हैं उनको रोकना था। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष व 65 वर्ष जो भी पहले हो। 2017 में 5 वर्ष तक, 2017 से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। सेबी की प्रारंभिक चुकता पूंजी कितना? 7.5 करोड़ थी। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, जिनका कार्यकाल 2022 तक होगा। अब 2023 वाले आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, बुक पुरानी है थोड़ा सा। अब बात करते हैं आगे शेयर मार्केट, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, इन सब के बारे में बात करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर मार्केट से संबंधित यह एक अवैध कार्य होता है। कोई व्यक्ति आंतरिक सूचनाओं को प्रयोग करके शेयर बेचता है। बुल एंड बियर का संबंध शेयर मार्केट से तो वह लोग जो सोचते हैं कि बाजार में तेजी होगी, लाभ की आशा के साथ लोग जो है शेयर खरीदना चाहते हैं, उसे बुल या तेजड़िया कहते हैं। और वहीं ट्रेडिंग को क्या कहा गया है? अवैध कार्य संबंधी, जो शेयर मार्केट संबंधी अवैध कार्य को कोई व्यक्ति आंतरिक सूचनाओं का प्रयोग करके शेयर बेचता है, उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। और वहीं पर बुल बियर, जब कोई सोचता है कि मार्केट तेजी से उठेगा और पैसा लगाओ, तो इसे बोलते हैं तेजड़िया। और वहीं पर मदड़िया अभी आएगा। जो लोग यह सोचते हैं कि बाजार की कीमतें गिरेंगी और अपना शेयर बेचना चाहते हैं, उसे बोलते हैं मदड़िया। 2 लोग होते हैं, जिसे पता हमने शेयर खरीदा था, हमने लगा बाजार गिरने वाले, इसको निकाल दो नहीं तो पता चल नुकसान हो जाएगा, इसे बियर या मदड़िया कहा जाता है। शेयर किसी भी कंपनी की कुल संपत्ति के शेयरों को अंशों को विभाजित किया जाता है। दलाल स्ट्रीट मुंबई के शेयर बाजार को कहा जाता है।
जबकि ब्लू चिप उन कंपनियों के शेयर बाजार को कहते हैं जिनमें लगातार ऊंची लाभ की संभावना होती है, सिर्फ ब्लू चिप कंपनी कौन होती है जिसमें ऊंची लाभ की संभावना होती है, सिर्फ ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। अब आता है राजकोषीय नीति के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जबकि कहा जाए राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है तो बताओ वित्त मंत्रालय करता है। राजकीय नीति के तहत बजट करारोपण व सार्वजनिक व्यय ऋण का उपयोग करती है। अब वहीं राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा और राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय के बीच का अंतर ही राजस्व घाटा कहलाता है। अब वहीं राजकोषीय घाटा क्या है? यानी बजटीय घाटा को कहा जाता है। कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय जब निकालोगे तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा और इसी में से प्लस उधार व अन्य देयताएं कुछ ऐड कर देने पर राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। गैर योजनागत व्यय क्या होता है कि अंतर्गत पेंशन, वेतन, रक्षा व्यय, अनुदान, ये सब गैर योजनागत व्यय होते हैं, अटेंडम दिए जाते हैं। बात करते हैं भारत सरकार के कुल बजट के घाटे को सर्वाधिक योगदान जो है राजकोषीय घाटा ही सर्वाधिक होते हैं। अब बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। भारत में पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के काल में 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। देखिए पहला आपको जरूर याद करना है प्यारे साथियों। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी ने किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। वहीं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वित्त मंत्री के रूप में जो है 1958-1959 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का कहा तो जॉन मथाई, और वैसे जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी ने प्रस्तुत, जबकि गणतंत्र भारत का गणतंत्र मतलब जो संविधान लागू हुआ उसके बाद जॉन मथाई, तीनों चीज़ें। और पहला बजट वैसे भारत का किसने? जेम्स विल्सन। तीनों नाम आपको याद कर लेना है। पहला देखिए जेम्स विल्सन ने, और वहीं स्वतंत्र भारत का पहला षणमुगम ने, और वहीं गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने। तीनों याद कर लेना है आपका। और वहीं प्रधानमंत्री रहते हुए पहला कोई भी जवाहरलाल नेहरू ने। सर्वाधिक बार बजट जो है वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार प्रस्तुत किया है। उसके बाद जो है पी चिदम्बरम ने, उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने प्रस्तुत किया। वर्ष 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेलवे बजट को अलग कर दिया गया, और वहीं लेकिन 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2000 कब अलग किया गया था? 24 में एकवर्थ, अब बाद में 17 में इसको एक कर दिया गया है। बजट प्रतिवर्ष 28 फरवरी को प्रस्तुत होता है, लेकिन 2017 में 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। पहले कब होता था? 28 फरवरी को, अब जो है 1 फरवरी को जो है इसको पेश किया जाना। पारंपरिक बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका, कार्यपालिका तथा वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसका निष्पादन बजट में कार्य परिणामों के आधार पर बनाया जाता है। इसका प्रयोग 1988 में हो रहा है। शून्य आधारित बजट क्या होता है? प्रत्येक मद को शून्य मारकर नए सिरे से तैयार बजट को शून्य आधारित बजट राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था पहली बार। शून्य आधारित बजट सिद्धांत जो है पीटर पायर ने किया था। पीटर पायर ने शून्य आधारित बजट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। जेंडर बजट क्या होता है? इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई। भारत में इसका प्रयोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगदान के लिए हुआ था। सरप्लस बजट जो है मुद्रास्फीति के समय बजट को जारी किया जाता है। सरप्लस बजट, इसे फायदे का बजट कहते हैं। घाटा का बजट जो है मंदी या बेरोजगारी के समाधान के लिए घाटे का बजट, कुल प्राप्तियों की जो है कुल व्यय अधिक होती है। अंतरिम बजट क्या होता है? चुनावी वर्ष में कुछ समय के लिए देश चलाने के लिए जारी एकमात्र औपचारिक बजट को ही अंतरिम बजट कहा था। मोरारजी देसाई ने पहली बार जारी किया था। यानी चुनाव होने वाले हैं और खर्च के लिए जो है जो बजट पेश किए जाते हैं देश के, उसे बोलते हैं अंतरिम बजट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ भारत में कर टैक्स प्रणाली कौन कौन सी है। देखिए इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए जीएसटी वगैरह, नहीं तो आप पढ़ना चाहें इसी वीडियो में पढ़ते हैं। मैं जूम इन कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लें और इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए भारत में विदेशी व्यापार वगैरह, भुगतान संतुलन से संबंधित अन्य जानकारी आपको मिलने वाली है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो तो आपका इसका मिलेगा ही मिलेगा। तो बने रहें प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।